welcome to the 44th episode of Candidat Cicerone Live. I'm Shantini, and today we are going to talk about crafts and handlooms of Gujarat ahead of National Handloom Day, celebrated on 7th of August. आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इसलिए बिकॉज अब तक हम लोगों ने डिजाइनर से बात करी है, आर्टिस्ट से बात करी है, बट दिस टाइम हेड ऑफ नेशनल हैंडलूम डे हमने सोचा और हम लेके आए हैं आपके पास बहुत ही मशहूर, बहुत ही काबिल ऐसे आर्टिसन जो गुजरात को बहुत ही प्राउड फील करवाते हैं. सो हमारे साथ वेलकम करिए. सबसे पहले हमारे जो आर्टिसन हैं वो है अब्दुल जब्बार खत्री, जो 9th जनरेशन अजरक हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के मास्टर आर्टिसन हैं और वो धमड़का से लाइव हैं अभी. वेलकम अब्दुल भाई. थैंक यू. और दूसरे हमारे साथ हैं नरेश खेंगर, जो बहुत जाने जाते हैं इंडिगो मैन की तरह से, और वो एक वीवर भी हैं फ्रॉम भुजौड़ी. उनकी फैमिली भी बहुत सालों से ये वीविंग बिजनेस में है, वीविंग और डाइंग बिजनेस में खेंगर फैमिली के नाम से जाने जाते हैं. हमारे जो तीसरे आर्टिस्ट हैं बट वो अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं टेक्निकल डिफिकल्टी के कारण, तो वी विल जस्ट वेट अराउंड वो जब भी आए तब तक के लिए. बट आज का ये शो हमने स्पेसिफिकली डेडिकेट किया है आर्टिसन और वीवर के नाम, क्योंकि जब हैंडलूम की बात आती है तो हम डायरेक्टली हैंडलूम हो चाहे क्राफ्ट हो गुजरात का, जैसे अजरक है, चाहे वीविंग है, चाहे डाइंग है, हम डायरेक्टली आर्टिसन से बात करना चाहते हैं. तो पहले अब्दुल जब्बार जी आपसे शुरू करते हैं. बहुत बेसिक एक सवाल है कि आपकी तो फैमिली, मतलब आप तो 9th जनरेशन के अजरक हैंड ब्लॉक प्रिंटर हैं. आपने बाय चॉइस इसमें शुरू किया या और कुछ करना चाहते थे? क्या सिचुएशन था आपका? नहीं, ये हमारा 9th जनरेशन का काम है. तो और जिस टाइम में हम छोटे थे और जो काम देखते थे तो हमको उसको करने का मन होता था और उसी के अंदर फिर आगे बढ़ते गए और दूसरा कुछ सोचा ही नहीं, कि सोचने का मौका ही नहीं है यहाँ पर. मतलब उसी में चले गए, मतलब हाँ, उसी में जो वही था तो फिर वही कर लिया. हाँ, ये बाप दादाओं से चला आ रहा था तो फिर उसी के अंदर ही ध्यान गया. और उस टाइम तो क्या है कि ये तो छोटा, हम जो रहते हैं छोटा गांव था, उस टाइम 200-300 घरों की बस्ती थी और उस टाइम डिमांड भी था, लोग उसको पसंद भी करते थे. भले केमिकल में बनता था उस टाइम, मगर लोग डिमांड करते थे तो उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, उसके अंदर नाम कमाया जाए, वो उस वजह से वो आगे बढ़े उसके अंदर. डेफिनेटली. तो आप बाई चॉइस गए हो और वही आपने देखा है वहां. हाँ, वही आप. ब्रिलियंट. आप बताइए, आपने बाई चॉइस ये शुरू किया या फिर आप इसमें चले गए? क्या था आपके साथ? नरेश भाई, आप सुन सकते हैं मुझे? हाँ जी जी मैम, बोलिए बोलिए. जी, मैं ये पूछ रही हूँ, पहला सवाल आपको ये कि आपने जो नेचुरल डाइंग, इंडिगो डाइंग, वीविंग में आप जो एंटर हुए, तो आप बाय चॉइस इसमें एंटर हुए या आप और कुछ करना चाहते थे? उसमें तो ऐसा था कि वैसे बेसिकली हमारा काम वीविंग का है जी. तो मतलब अभी से आप मान के चलो 10 साल पहले तो मेरे फादर तो वैसे वीविंग में ही काम करते थे. तो उसके बाद में थोड़ा बहुत मतलब डाइंग का कुछ ऐसा ट्रेनिंग चलने लगी कि भाई नेचुरल डाइंग का कुछ करना है. तो बाहर से आते थे, गवर्नमेंट से, हैंडलूम में, हैंडलूम सेंटर से आते थे सिखाने के लिए. तो मन से ऐसा कुछ लगा कि नहीं, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो करने जैसी है जी. तो एक मन से थोड़ा ठान लिया था कि भाई कुछ करना है, ऐसा कुछ, भले अपने लिए या ना दूसरों के लिए, लेकिन कुछ करना है. तो उसी एक जज्बे से आप जो भी बोलो कि भाई दिल से जो भी काम करना है, तो आज वो मतलब हमको ऐसा दिख रहा है कि भाई हमने जो मेहनत की है वो आज हमको दिख रही है. जी. और
हमारे मतलब ऐसा है कि डाइंग के पीछे हमारा नाम या हमारे पीछे डाइंग का नाम, तो एक आज वैसी कुछ सक्सेस चीजें हमको दिख रही है। जी जी। और हमारा ऐसा भी मैम फ्यूचर है कि भाई जो ये अभी जो आप दिख रहे हैं कि जो कोरोना महामारी चल रही है, उसमें आप देख रहे हो कि भाई केमिकल ये सब चीजें, तो उनको हटा के अगर कोई नेचुरल फाइबर या फैब्रिक पहनते हैं तो उनको एक भी ये भी है कि भाई उसको जो रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन आते हैं, खुजली के बहुत बीच में बहुत आ रहे थे, तो ये पहनने से कम आदमी तो सेफ रहेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं, बात आपकी सही है। तो आप भी बाय चॉइस इसमें गए हो, बराबर ना? हाँ ठीक है ठीक है। सो लेट अस मूव अगेन बैक टू अब्दुल भाई। अब्दुल भाई, हमारे जो दर्शक हैं, बहुत सारे दर्शक पूरे गुजरात में से हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कभी टेक्सटाइल या क्राफ्ट वगैरह के बारे में खरीदा जरूर होगा, बट उनको शायद हिस्ट्री वगैरह नहीं पता होती है, बराबर? मतलब ये लोग सारे ये नहीं है कि टेक्सटाइल सर्कल में घूमते और उनको सब कुछ पता होगा। तो आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे कि आपने ये काम, आपकी फैमिली कितने सालों से कर रही है, आप कैसे जुड़े, और थोड़ी आपकी जर्नी के बारे में बात करिए। हमारी जर्नी ऐसी है कि 1635 या 40 के आसपास हमारा परिवार सिंध में से कच्छ के अंदर आया। कच्छ के राजा ने इनवाइट किया, क्योंकि कच्छ एक टापू की तरह था, यहाँ पर क्राफ्ट नहीं था, तो कच्छ के किंग ने सिंध में से कुछ लोगों को, क्राफ्टमैनों को बुलाया, वीवर को, अजरक प्रिंटर है या डाइंग वाले जो भी हैं, या लोहा आयरन मेकर है, कारपेंटर है, सबको बुला के यहाँ पर बसाया और उनके ऊपर जो टैक्स वगैरह सब माफी दिया और उनको काफी सारी फैसिलिटी दी। तो ये 1635-40 की बात है। वो तब हमारा एक परिवार वहां से आया, धमड़का चूज किया, धमड़का के अंदर रहने लगे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी वही हमारा जो कस्टमर है, जो एनिमल रेयरिंग का काम करते हैं, जो लोग लुंगी और टर्बन और शोल्डर क्लॉथ यूज करते थे, लेडीज के लिए स्कर्ट है, चुन्नी है, और चोली के अंदर कुछ भी वो टाई एंड डाई का बनता था। तो ये टाई एंड डाई और ब्लॉक प्रिंटिंग दोनों साथ में चलता था, और वो जर्नी चलती गई। 1945 में वहां ये इन मालधारी लोगों को थोड़ा सा महंगा लगने लगा, तो वो उस टाइम केमिकल शुरू हुआ। और केमिकल के अंदर क्या था कि हम सुबह चालू करते और शाम को वो पीस हम तैयार कर लेते थे, और उसकी जो मात्रा जो केमिकल की थी वो हमको पता रहती थी कि इतना केमिकल लगा है, इतना कपड़ा लगा है, इतनी मजदूरी लगी है, तो वो सस्ते में बेच सकते थे। तो मालधारियों ने वो पहनना शुरू किया, और फिर हमारा जो नेचुरल का जो था वो धीरे धीरे छूटने लगा। और उसके अंदर फिर 1956 में एक अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक के अंदर जो हमारी इंडिगो की वेट जो बहुत पुरानी 200-250 साल पुरानी थी, वो सब टूट गई, और हमको फिर पूरा गांव नए सिरे से बसाना पड़ा। मगर फिर उसकी जरूरत नहीं थी, नेचुरल की, केमिकल चल रहा था, लोग खरीद रहे थे, और दूसरी कोई मार्केट थी नहीं। तो ये हमारे फादर ने 1971-72 में, हम 3 भाई हैं, अब्दुल रज्जाक भाई, डॉक्टर इस्माइल और मैं। तो मैं तो उस टाइम बहुत छोटा था, मगर डॉक्टर इस्माइल और रजाक भाई को सिखाने के लिए उन्होंने नेचुरल डाई वापस शुरू किया, ये रिवाइव किया है। अजरक तो बनती थी, केमिकल में बनती थी, मगर अजरक को वापस रिवाइव मेरे फादर ने 1972-73 से किया, और तब से फिर आगे बढ़ते गए। फिर गुर्जरी के साथ काम शुरू हुआ, उस टाइम मिस्टर ब्रिज बसीन थे, जिन्होंने आके क्राफ्ट के लोगों को सर्च करना शुरू किया, और उनके पास से डायरेक्ट माल लेना और गुर्जरी के अंदर से उनके एम्पोरियम में बेचना, ये उनका पर्सनल वो था। और उस वजह से कच्छ के अंदर काफी सारे आर्टिजन गुर्जरी के साथ जुड़े। और फिर हम तो लोकल काम करने वाले थे, तो हमको तो इतना कलर या उसके अंदर इतना वो नहीं था, तो उन्होंने फिर NID से डिजाइनर भेजे, और डिजाइनरों ने जब आके इसके साथ काम किया है और उसके अंदर जब आगे बढ़े हैं, तब ये मार्केट, पहले तो हमारा लोकल मार्केट था,
ये फिर अर्बन मार्केट में चला गया, सिटी मार्केट में और अर्बन मार्केट में, और लोग उसको पसंद करने लगे। तो ये तो पहले लुंगी, टर्बन और सोलर क्लॉथ बनता था, फिर ये धीरे धीरे बेड कवर में कन्वर्ट हुआ, दुपट्टे में कन्वर्ट हुआ, फिर ड्रेस मटेरियल में कन्वर्ट हुआ, साड़ी में भी कन्वर्ट हुआ, और आज काफी सारी चीजें उसके अंदर ये बन रही हैं। और हर टाइम पे कोई ना कोई डिजाइनर आया या किसी ने उसके अंदर पुश किया कि जैसे एक इंग्लैंड की लेडी आई थी जेनी हाउस को, जिसने एक नए कलर का चैलेंज किया कि आप क्या है कि अजरक जो है वो ब्लू कलर उसका मेन है, रेड, ब्लैक और व्हाइट वो उसका प्रिंटिंग का है, और दूसरे जो उसके ऊपर हम येलो प्रोसेस करते थे तो वो ग्रीन होता था। तो येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड और ब्लैक तक ही सीमित था। फिर हमारे बड़े भाइयों ने उसके अंदर सर्च करके काफी सारे नए कलर निकाले, जो ओल्ड टेक्निक थी उस टेक्निक को भी चेंज किया। जैसे पुताई के अंदर वो टाट लेके हम हाथ से पुताई करते थे, उसको स्प्रे के अंदर कन्वर्ट किया, और जो डाइंग का जो था पहले हम फोल्ड करके डाइंग करते थे, उसको भी सीधा लाइन में वो सीधा आए उस तरीके से डाइंग करना शुरू किया। तो उसके अंदर तो क्या है कि ये जो लोकल मार्केट थी उसके अंदर तो पैचेस वगैरह आते थे तो वो चल जाता था, मगर जो ये अर्बन मार्केट के अंदर एकदम सही पीस चाहिए, शार्प चाहिए, तो उसके लिए उसके ऊपर काफी मेहनत की। जी जी जी। और एक बात मैं ये बता दूं कि ये जो खत्री कम्युनिटी, हम खत्री कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हर कम्युनिटी के लिए, जैसे हम अजरक बनाने वाले हैं तो वो मालधारी लोग उसको पहनते हैं, मगर हर कच्छ के अंदर काफी सारी कम्युनिटी है, जैसे बनकर है और कणबी है, आहिर है, मेघवाल है, ये सब कम्युनिटी के जो कुछ कॉस्ट्यूम है जो ब्लॉक प्रिंटिंग के अंदर बनते थे और टाई एंड डाई के अंदर बनते थे, और सब ये खत्री लोग बनाते थे। और उसके अंदर कहीं पर वैक्स से बनाते थे, कहीं रोगान से होता था, कहीं ब्लॉक प्रिंटिंग से होता था, कहीं टाई एंड डाई से होता था। जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब 9 जनरेशन से आप कंटिन्यू कर रहे हैं और इनोवेशन भी लेके आए, जैसे वापस नेचुरल डाई किया। और मेरे को याद है मैंने आपसे जब बात करी थी, आपसे पूछा था कि आपने क्या इनोवेशन किया, और आप मुझे बता रहे थे कि 9 इंच के पहले ब्लॉक हुआ करते थे, फिर आपने 6 करा, फिर आपने 4 करा, फिर आपने 2.5 करा, और छोटे छोटे ब्लॉक्स करते गए, एक्सपेरिमेंट करते गए और बहुत ज्यादा, ताकि आप अर्बन मार्केट के साथ मैच कर पाए। हाँ, ये क्या है कि अजरक जो है वो ज्योमेट्रिकल है जी। अजरक है वो दोनों साइड पे प्रिंट होता है और ज्योमेट्रिकल है जी। तो ये तो जो लोकल के लिए था वो तो एकदम सीधा साधा था कि हमने पल्लू प्रिंट किया, बॉर्डर प्रिंट किया और उसका मिडल प्रिंट किया तो वो अजरक तैयार हो गया। फिर उसके अंदर कुछ अच्छा करने के लिए हमने उसको ड्राइंग करके कुछ डिजाइन बनाए, और उस डिजाइन के अंदर फिर हमने प्रिंट करके वो मैं जब 1996 में पहले हज के लिए गया था तो मैंने कुछ वहां पर कुछ ऐसे डोर देखे थे, कुछ ऐसी डिजाइनें देखी थी जो मेरे दिमाग में आया कि हाँ ये सब ज्योमेट्रिकल है और उसको अजरक के बेड कवर के अंदर बिठाया जाए। तो मैंने काफी सारे 15-16 डिजाइन ऐसे बिठाए हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और उसके बाद ये सब बड़े ब्लॉकों में, ये मैंने 97 से शुरू किया था और 97 के बाद आते आते 2000-2001 में मैंने उसको उस डिजाइनों को जो 5 इंच बाई 5 इंच या 6 इंच बाई 6 इंच का था उसको 4 इंच बाई 4 इंच में कन्वर्ट किया। फिर मैंने सोचा कि इससे भी महीन हो सकता है तो उसको 3 इंच बाई 3 इंच में कन्वर्ट किया। फिर देखा कि नहीं, हाँ अभी इससे भी पतला ब्लॉक हम प्रिंट कर सकते हैं, तो मैंने 2.25 इंच बाई 2.25 इंच का ब्लॉक बना के और उसके ऊपर प्रिंट किया। और मैं आपको दिखाऊं वो मैं Meanwhile, let me introduce Suresh Bhai Vankar is already joined with us. Welcome, Suresh Bhai. नमस्ते। नमस्ते।
मैं आपके साथ अभी 2 मिनट में बात करती हूँ सुरेश भाई। अब्दुल भाई का हम लोग एक बार पहले थोड़ा सा एंड देन हम आते हैं आपके पास। जी अब्दुल भाई। हाँ, ये जो है ये मैंने 2.25 इंच बाई 2.25 इंच में किया है जी। और ये दोनों साइड पे प्रिंट है और ये सिल्क के अंदर है। बहुत सुंदर। कैसे नहीं खासो कैसे सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल अब्दुल भाई, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो चलिए अब्दुल भाई, अब हम बात करते हैं। नरेश भाई, हम आपके साथ अभी बात कर सकते हैं या 5 मिनट के बाद करें आपका? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं पहले सुरेश भाई से बात कर लूं या आप बात कर सकते हैं? नहीं सुरेश भाई से कर लीजिए, कोई बात नहीं। ओके ओके ओके। So for everyone else, Suresh Vankar has joined us from Kutch once again, and Suresh bhai is a Tangalia weaver, and Tangalia is one of the very ancient weave of again Gujarat. 700 साल पुरानी weave है जिसके बारे में सुरेश भाई से हम सुनेंगे और उनकी थोड़ी लाइफ स्टोरी भी सुनेंगे। सुरेश भाई, आप बताइए कि आप, पहला प्रश्न तो ये था कि आप इसमें बाई चॉइस आए, कुछ और करना चाहते थे या यही करना चाहते थे? आप टांगलिया वीविंग ही करना चाहते थे क्योंकि आपकी फैमिली तो खैर वही कर रही थी। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम सुरेश वनकर है, मैं कच्छ गुजरात से हूँ जी। और मेरा काम टांगलिया वीविंग का फैमिली का वारसागत ही काम है। मैंने 2004 में 10वीं पास किया है और उसके बाद मैंने 2 साल वेल्सपन कंपनी में जॉब किया था पहले। ओके। फिर 2010 के करीब मैंने इलेक्ट्रॉन कंपनी में मैंने काम किया था। 4 साल मैंने कंपनी जॉब किया। फिर मैंने 2013 में कला रक्षा विद्यालय में ग्रेजुएट किया है। ओके। फिर उसके बाद मैं टांगलिया में आया हूँ। टांगलिया तो मेरा पहले से ही काम था। मेरा पुराना काम जो भरवाड़ समाज के लिए हम काम करते थे, उसमें जो लोकल हमारे यहाँ समाज है उनके लिए हम बहुत सारे कपड़े बनाते थे, परंतु उसमें आवक जो हमारा जो मर्यादित था, उसमें जो हम सिर्फ 200 से 250 रुपये का हर दिन काम करते थे। उस कारण मैंने कंपनी पहले सिलेक्ट किया था, मैं कंपनी में गया था जी। तो वो भी ज्यादा दिन में कंपनी जॉब में भी नहीं कर सका क्योंकि मेरा महीने का आमदनी शायद 5 या 6 हजार कुछ पेमेंट था मेरा। तो उसमें भी मेरा घर नहीं चल रहा था। मैं घर में सबसे बड़ा था, मेरे छोटा भाई है, मेरे 2 बहन है। उस कारण फिर कंपनी मैंने छोड़ के फिर कला रक्षा के बारे में मैंने सुना था, तो फिर मैंने कला रक्षा में 1 साल कोर्स किया। वहाँ पे बहुत कुछ मुझे सीखा वहाँ पे। फिर नया मैंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट किए, जैसे साड़ी, स्टोल, दुपट्टा, मफलर, फैब्रिक, ऐसे बहुत सी चीज मैंने फिर मार्केट में डाली। फिर उसमें सुरेश भाई एक बात बताइए, कला रक्षा के बारे में आपको कैसे पता चला? जैसे आप पहले जॉब कर रहे थे, फिर वापस से आपको क्यों ऐसा लगा कि मुझे टांगलिया वीविंग करना है, मुझे कोर्स करना है और फिर मैं वापस वीविंग करूंगा? ऐसा क्यों वापस क्यों गए आप? क्योंकि कंपनी में जो मैं काम करता था ना, वहाँ मैं सुबह जाता 7 बजे, फिर शाम को 5-6 बजे घर पे आता, पूरा दिन मेरा निकल जाता। फिर उस टाइम मुझे क्रिकेट खेलना और भी गेम खेलने को टाइम नहीं मिलता था। फिर मुझे पहले मैं घर पे काम करता था तो मुझे पूरा टाइम मिल जाता था। मैं 2 घंटा के करीब मैं प्लानिंग करके क्रिकेट खेलने चला जाता था। कंपनी में गया ना तो फिर मैं 3-4 साल में इतना पक गया कि वे ऐसे कैसे जिंदगी निकाले, पूरा टाइम ही निकल जा रहा है। करेक्ट। फिर वही काम मैंने कला रक्षा के बारे में है ना, मैंने न्यूज़पेपर में सुना था। अरे वाह। और उससे पहले मेरे दादाजी है वेलजी भाई, उनको भी थोड़ा कला रक्षा के बारे में पता था। उनके दोस्त है फ्रेंड रामजी महेश्वरी, उनको बताया था कि कला रक्षा में हम ग्रेजुएट हुए, ऐसे काम कर रहे, फिर हमारा ऐसे चल रहा है। बहुत से बायर के साथ कांटेक्ट भी हुआ है जी। फिर उसी कारण मैं कला रक्षा में बारे में सुना, फिर मैं कला रक्षा में गया। ओके।
वंडरफुल। और उसके बाद आपने सारा उसमें इनोवेशन करा अपने हिसाब से। 2013 से आप इनोवेशन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट में। हाँ हाँ, मैं नई नई डिजाइन भी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट के साथ भी काम किया है। ओके ओके। टांगलिया वीविंग अभी ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ है, राइट? जैसे अजरक तो खैर हम बहुत सालों से सुन रहे हैं, लेकिन टांगलिया के बारे में अभी पिछले 5-7 साल से ज्यादा लोग सुनने में आ रहा है। तो इसलिए हाँ हाँ, शायद मार्केटिंग का एफर्ट बढ़ गया, या प्रोडक्ट आप नए बना रहे हो इसलिए लोगों को पता चल रहा है टांगलिया के बारे में? नहीं, नए प्रोडक्ट भी बना रहे हो। ज्यादा तो जो स्टूडेंट है ना कॉलेज के, जो वो हमारे नजीक का कनेक्ट हुए ना, उसी कारण थोड़ा हमारा काम के बारे में और भी लोग जानने लगे। फिर एनजीओ है जैसे खमीर है, उन्होंने भी अच्छी हमारी मदद की है। वो लोग भी बहुत से बायर को भेजते रहते। और जो मास्टर वीवर है बड़े बड़े, उन्होंने भी अच्छे, जैसे भुजोड़ी में है सामजी भाई है, वो भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं टांगलिया के पीछे। और भी वीवर है बड़े बड़े, जी। हमारे खेंगर काका भी है, जो नरेश के पापा है, वो भी टांगलिया को आगे ले जा रहे हैं। वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं हमें। जी जी जी। ऐसे बहुत लोगों का हमारे पीछे सपोर्ट है, जो टांगलिया को हम आगे ले जा रहे हैं। ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल। सो मैं अब नरेश भाई के पास वापस आती हूँ। नरेश भाई, आपने तो बोला कि आपने बाई चॉइस शुरू किया था, आप चॉइस से ही इंडिगो वगैरह में डाइंग में शुरू किया, वीविंग शुरू किया। अब थोड़ी आपकी लाइफ की कहानी बताइए, कहाँ से शुरू किया और क्या आपने और ज्यादा इनोवेशन करा है आपके क्राफ्ट में अभी? क्राफ्ट में तो मैम ऐसा है, क्योंकि वीविंग तो वीविंग ही है, और बेसिकली हमारा काम तो वीवर का है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडिशनल हमारे बुजुर्ग लोग ऐसे बोलते थे कि भाई जो वीवर होता है वही डायर होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत यान चाहिए तो वो खुद ही कर लेते हैं जी। क्योंकि शायद ये मेरी तीसरी जनरेशन है इस काम में। तो काफी सारा श्रेय मेरे को ये भी मिल रहा है सपोर्टिंग में, कि भाई जो बोलते हैं कि दर पीढ़ी मिलता है कुछ ना कुछ। तो काफी सारी सपोर्ट वो भी मिली है। और बहुत सारे हमारे जैसे कॉलेज से बाहर कॉलेज से आते हैं, फिर आउट ऑफ कंट्री से स्टूडेंट आते हैं, तो कुछ वो भी सिखा के जाते हैं और सीख के जाते हैं और सिखा के जाते हैं। देखो, एक ऐसी चीज होती है मैम के हर बंदे के कुछ एक वो होता है कि भाई सिखाए। हम तो क्या होता है, सिखाते भी हैं और सीखते भी हैं। सीखना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जज्बा एक ऐसी चीज है। एक हमारे बनारस के अंकल थे, तो वो खुद एक वीवर थे, तो हम एक एनजीओ में साथ में काम करते थे। तो वो मेरे गुरु थे, मैं गुरु मानता था उनको। तो एक बस वही वो उनकी बात एक याद आ जाती है आज भी, कि कभी भाई सिखाने का कभी बंद मत करना और सीखने का कभी बंद मत करना, क्योंकि वो दोनों चीज ऐसी है, एक हाथ से जाती है एक हाथ से आती है। तो वही बस उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं आज भी। तो इंडिगो कहाँ से आया वो बताइए, इंडिगो मैन कहाँ से नाम पड़ा आपका? इंडिको मैम इंडिको में इन लोगों को ऐसा है कि भाई इंडिको बहुत बढ़िया होता है, हम करते हैं जो शेड में, क्योंकि इंडिको में काफी सारे 5-6 शेड है, लाइट शेड से लेके मतलब डार्क शेड तक, जो उसकी कपड़े की लिमिट है या यान की लिमिट है वहां तक हम लोग करते हैं। तो शेड वेरिएशन है इंडिगो में। तो कुछ 5-6 शेड ऐसे हैं जो हम लोग इंडिगो में करते हैं। तो फिर एक स्टूडेंट 1 साल तक मेरे साथ ही थी, जो वो मेरे पास सीखने के लिए आए थे। तो उसने एक बार मेरा फोन लेके मेरी इंस्टा में ऐसा नाम डाल दिया कि द वन मैन आर्मी, तो ऐसा डाल दिया कि भाई द इंडिगो मैन ऐसा। तो काफी सारे आज मेरे नाम से ऐसा बोलते हैं, भाई नरेश सीजू नहीं बोलते हैं उसको, बोलते हैं भाई ये इंडिगो मैन। अब क्योंकि वो तो मार्केट जो बोलेगी वो हम मानेंगे, क्योंकि उनका बेसिकली काम था इंडिगो के ऊपर। तो उनके जो स्टूडेंट थे उनका काम प्रॉपरली इंडिगो के ऊपर था, और वो थोड़ा डिफिकल्ट था उनका, क्योंकि जो देसी वूल आती है यहाँ की, उसके ऊपर बाटिक में, फिर ये अपने बांध में, इसमें पूरे हम लोग कलर सेट करते थे। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है काम करने में, बांधनी में, देसी वूल में। तो उनका प्रोजेक्ट के साथ हम लोग काम करते थे 1 साल तक। नरेश भाई, आपने ये बहुत अच्छा बोला कि सीखना चाहिए सिखाना चाहिए,
जिस पर से दर्शकों के लिए ये बताऊं कि नरेश भाई बहुत सारे वर्कशॉप सेमिनार्स भी कंडक्ट करते हैं और उनका और उनके जी फर्स्ट नेचुरल डाइंग यूनिट है भुजौड़ी में। और उनके साथ साथ अब्दुल भाई के बारे में थोड़ा सा बता दूं अगर, तो उन्होंने 30+ इयर्स से जो काम कर रहे हैं, मतलब 30 तो कम ही लग रहा है, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा साल से तो कर ही रहे हैं। उन्होंने एटलीस्ट 100 आर्टिसंस को ट्रेन किया है इतने सालों में, ओवर द इयर्स अपने क्राफ्ट में ट्रेन करते गए हैं। और मुझे याद है सुरेश भाई के साथ भी मैं जब बात कर रही थी तब वो भी बात कर रहे थे मेरे साथ कि उन्होंने भी ट्रेनिंग कंडक्ट करी हुई है, जिसमें वो टांगल या वीविंग भी सिखाते हैं काफी सारे लोग, बिकॉज उन्होंने हैंडलूम स्कूल, उन्होंने वो जो कला रक्षा जब अटेंड किया था और सीखा कि अर्बन लोगों को क्या चाहिए, मार्केट को क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप आपके प्रोडक्ट थोड़े मॉडिफाई करते हैं और लोगों को सिखाते हैं, नए नए जो लोग हैं उसमें वीविंग में सिखाते जाते हैं। तो अब ये बात करें कि 7 तारीख को हैंडलूम डे आने वाला है, जो पिछले 5 साल से 6 साल से सेलिब्रेशन चल रहा है अपने इंडिया में, और मेड इन इंडिया का कैंपेन भी बहुत लंबा चला, और अब नया आया था, प्रधानमंत्री जी ने बात करी थी वोकल फॉर लोकल, इसके बारे में भी सब बात कर रहे हैं, क्राफ्ट और वीविंग के बारे में बहुत ही बातें हो रही हैं। हम लिखते हैं और हम बात करते हैं तो हमको लगता है कि हर जगह इसकी बात हो रही है, बट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कितना फर्क पड़ा है, ये सब कैंपेन हुए, ये सारी जो चीजें हो रही हैं उससे आपके बिजनेस में और आपकी फेम स्प्रेड में कितना फर्क पड़ा है? अब्दुल भाई आपसे शुरू करते हैं। इसमें तो काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, और ये सपोर्ट नहीं होता तो आर्टिजन आगे ही नहीं बढ़ पाता। गवर्नमेंट काफी तरह से लोगों को सपोर्ट कर रही है, एक तो स्कूल चला के, और दूसरा एग्जीबिशन जो उसको मार्केट भी मिल रहा है सेमिनार करके, और लोगों को काफी सारे जो डिजाइनर लोग हैं उनको भी वो आर्टिजन से जुड़ने के लिए कह रहे हैं। ये बहुत, और जब डिजाइनर कोई आर्टिजन से जुड़ता है तो वो अलग कुछ अलग बनती है चीज, और वो मार्केट के अंदर चलती है। और इस वजह से ये आज अजरक पहले लोकल के लिए था, नहीं आज पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हो रहा है। वीविंग तो वीविंग ही है ना, हम समझ रहे हैं कि खाली वीविंग ही है, मगर लोग आज उसको जान के कि ये तांगलिया है, ये चीज है, ये चीज है, वो नाम लेके वो चीज खरीद रहे हैं। जब ये कब हुआ? जब उसके लिए प्रचार प्रसार हुआ, उसके ऊपर मेहनत हुई, और उसका फायदा आर्टिजन को मिल रहा है। जी, आपके हिसाब से तो फर्क पड़ ही रहा है। बिल्कुल हाँ, फर्क है। जी। सुरेश भाई आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है हमें भी बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं मिला है हमें। उस कारण इस साल नहीं कोई स्टूडेंट से कनेक्ट हो पाए, नहीं कोई बाहर से कनेक्ट हो पाए। हम जो भी पुराने ऑर्डर है वही चल रहे हैं अभी तक। ऐसा कोई नया ऑर्डर भी इस साल नहीं मिला है, मार्च के बाद अभी तक कोई नया ऑर्डर नहीं है। ये लॉकडाउन की वजह से तकलीफ हो सकती है ना सुरेश? हाँ, उस कारण बहुत सारी तकलीफ हुई है। नहीं, वो तकलीफ उसके बारे में तो अपन बात करेंगे ही करेंगे कि लॉकडाउन का क्या तकलीफ है, लेकिन मेरा पूछना ये था आपको कि जो वोकल फॉर लोकल कैंपेन है या मेड इन इंडिया है या क्राफ्ट के बारे में जानकारी आजकल बढ़ती जा रही है, उसके कारण आपके बिजनेस में कितना फर्क आया है? लोग टांगलियां मांग के आपके पास आते हैं क्या? हाँ, फर्क तो आया है। गवर्नमेंट का उसमें जैसे वीवर सर्विस सेंटर का अभी ज्यादा फायदा हमें मिला है। वो लोग ने यहाँ पे एक क्लस्टर चालू किया था, टांगलिया क्लस्टर भचाऊ में। उस कारण हमारे यहाँ डिजाइन की ट्रेनिंग करवाई उन लोगों ने 15 दिन की। फिर उसमें 20 लोगों को ट्रेनिंग देते थे। फिर उसके बाद डाइंग की ट्रेनिंग करवाई उन लोगों ने। फिर उसके बाद वीविंग की ट्रेनिंग करवाई, जो 45 दिन का 2 पार्ट में करवाई है। उस कारण जो भी लोग जैसे गुजरात में आते वीवर सर्विस सेंटर से कनेक्ट करते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि भचाऊ में एक यहाँ पे हमारा एक क्लस्टर चालू है टांगलिया, तो उस कारण विजिट करने आते लोग।
तो बहुत सारे मेरे पास लोग आते हैं, मैं अपना काम दिखाता हूँ, मेरा डेमो दिखाता हूँ। जी जी जी। तो फर्क पड़ रहा है और हाँ, फर्क पड़ रहा है। जैसे खमीर संस्था है, उनसे भी मैं बहुत सा कनेक्ट हूँ। उन लोगों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है मुझे, डेमो के लिए बाहर ले जाते हैं। मैंने हैदराबाद में चिराला में भी एक डेमो दिया था, वो भी मुझे वही लोग ले गए थे खमीर से ही। जी जी, बहुत अच्छा। अभी जयपुर में मेरा एक नील हाउस करके एक जगह बनाया है, वहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट किया है, वहाँ पे भी मैंने डेमो दिए 2 बार। वहाँ पे उनके साथ भी कनेक्ट हो, वहाँ पे भी बाहर से बहुत से लोग आते हैं। ओके ओके। नरेश भाई, आपका क्या मानना है? मेरा तो ऐसा है मैम कि अभी देखो मार्केट हमारा चल रहा है, क्योंकि पहले हमारा ऐसा था, जो दिल्ली में या इंडिया में कोई भी एग्जीबिशन रहता था तो इंडिया में व्यूअर हमारे जाते थे शॉल लेके, या मतलब स्टॉल या शॉल या मतलब कंबल या ऐसा इस टाइप का। तो अभी ऐसा है कि अभी हम लोग व्यूअर जो लोग हैं वो मतलब कि आप बोल सकते हो कि भाई आउट ऑफ कंट्री में भी उसकी डिमांड इतनी है। इम्प्रूव हो गया है अभी डिमांड। I think we have lost him. Okay, I will move on to the next question. अब्दुल भाई, आप बताइए, आपके बिजनेस में, आपके अभी क्राफ्ट वर्क में आपको चैलेंजिंग क्या लगता है? तकलीफ किस में आ रही है? तकलीफ एक जो है, हम जो कर रहे हैं वो सब हाथ से, और जो भी जितना भी मेंशन हो सके लोगों के साथ वो काम करवाते हैं। जैसे कपड़ा धोना, ब्लॉक प्रिंटिंग हाथ से होता है, डाइंग हाथ से, वॉशिंग वगैरह सब। अब उसके अंदर एक तो मशीन आ गया है वॉशिंग के लिए जी। फिर उसकी डिजाइन की कॉपी हो जाती है, उसके अंदर स्क्रीन प्रिंट, डिजिटल प्रिंट, न जाने क्या क्या। और कुछ डिजाइनर लोग ऐसे भी हैं जो डिजिटल प्रिंट करके बेच भी देते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग का करके। और लोग जितना लोगों क्या, वो लोग इतना समझ नहीं पाते कि ये ब्लॉक प्रिंटिंग है या डिजिटल प्रिंटिंग है। ये थोड़ा जो रियल आर्टिजन है उनके लिए थोड़ा तकलीफ वाला काम है, उनके लिए थोड़ा तकलीफ है। अब्दुल भाई, टैकल कैसे किया जाए? इसका क्या सॉल्यूशन क्या हो सकता है? वो तो लोगों के अंदर जब अवेयरनेस आएगी कि हाँ ये ब्लॉक का है, ये स्क्रीन का है या ये डिजिटल है, और जो उनकी चॉइस है, क्योंकि सब लोग ब्लॉक प्रिंटिंग का नहीं खरीदेंगे। उनको, कुछ लोगों को वही डिजाइन चाहिए मगर सस्ता चाहिए, तो लोग वही प्रिफर करेंगे स्क्रीन प्रिंट या डिजिटल के ऊपर। मगर जो लोग समझने वाले हैं वो भी, उनको भी कोई पकड़ा के दे जाता है कि ये ब्लॉक प्रिंटिंग है, एक्चुअली होता है स्क्रीन प्रिंट होता है। कैसे? तो ये उनको समझने की जरूरत है कि ये वाकई में ब्लॉक प्रिंटिंग है या स्क्रीन प्रिंट है। स्क्रीन प्रिंट का आप उसका बैक देखेंगे तो उसके अंदर आपको इवन दिखाई देगा, और ब्लॉक का जो है वो आप उसका बैक देखेंगे तो कहीं हल्का भारी आपको, और ब्लॉक के अंदर जॉइंट भी दिखेगा। अभी तो लोग डिजाइन ऐसी भी बना रहे हैं स्क्रीन के अंदर कि आपको जॉइंट भी दिखे, आप उसके अंदर भी चक्कर खा सकते हैं। तो ये जो है उसका जो बैक साइड है वो देखेंगे जब भी पता लगेगा कि ये वो क्या है कि वो जो स्क्रीन का जो फ्रेम चलता है वो नीचे से एकदम इवन आपको दिखेगा। डिजाइन हल्का भारी जरा भी नहीं दिखेगा, तो वो स्क्रीन है। जो हल्का भारी एक एक ब्लॉक का आपको दिखेगा वो ब्लॉक प्रिंटिंग है। तो वो लोगों को अपने अंदर अवेयरनेस लानी है, उनको तो करना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंज्यूमर आज पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन उसको शायद नॉलेज ही नहीं है कि मैं कहाँ से खरीदूं। और कोई बीच वाले मिडिल मैन भी काफी सारे बेच जाते हैं, कुछ अलग ही आपको बेच जाते हैं। और डिजाइनर्स तो जो कर रहे हैं वो तो एक अलग ही वो स्कीम है कि उसमें वो लोग स्क्रीन प्रिंटिंग करके ही डिजिटल प्रिंटिंग करके बेच रहे हैं, तो वो तो एक अलग ही। दूसरी ये है कि अभी जो केमिकल का जो केमिकल में जो अजरक रनिंग मटेरियल बन रहा है जी, उसको वो सेमी नेचुरल करके बेच रहे हैं। सेमी नेचुरल का क्या मतलब हुआ? वो समझ में नहीं आता, लोग पूछते नहीं है कि सेमी नेचुरल का मतलब क्या है, बोलो। अच्छा। जगह पे तो जाके बोल नहीं सकते, कितनी जगह जाएंगे।
पूरा नेचुरल नहीं है, सेमी नेचुरल है। सेमी नेचुरल का मतलब क्या हुआ? और लोग ले रहे हैं। सही बात है, सही बात है। तो ये दो तरह के प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है। मुझे ये बताइए, अजरक की एक मान लो 1 मीटर फैब्रिक या एक साड़ी बनाने के लिए टिपिकली आपको कितना टाइम लग जाता है नेचुरली जो करते हैं उसमें, ताकि लोगों को समझ आए कि अजरक का जो प्रोसेस है वो मिनिमम 20 से 25 डे उसको लगना ही लगना है। वाव। का सफेद कपड़ा को कांजी निकाल के कपड़े को तैयार करना है कलर ऑब्जर्वर के लिए। फिर उसके ऊपर कलर का ट्रीटमेंट शुरू होगा। पहले हर्डा आएगा, फिर उसके ऊपर प्रिंटिंग शुरू होगी, चूना और गोंद से, आर्यन से ब्लैक आएगा, एलम प्रिंटिंग होगा। ये सब प्रिंटिंग होता जाएगा और ये रखते जाएंगे और फिर ये 20-25 डे के बाद ये पीस रेडी होगा। मगर आजकल क्या है कि आज एक सिस्टम हमने, क्योंकि पहले जो था वो सब हम घर पे ही काम करते थे कि पहले कपड़ा धो के तैयार करेंगे, फिर प्रिंटिंग करेंगे, फिर डाइंग करेंगे, फिर वॉशिंग करेंगे, फिर उसको तैयार बॉइलिंग करके तैयार करेंगे। वो हम ही करते थे और वो उसके अंदर कोई वर्कर इन्वॉल्व नहीं था। आजकल ऑर्डर ज्यादा हैं क्योंकि इसके अंदर काफी सारे बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं। आज मेरे साथ 8-10 लोग काम करते हैं, मेरे बेटे के साथ 8-10 लोग काम करते हैं, दूसरे बेटे के साथ भी करते हैं। तो ये जो एक साइकिल बना ली है हमने कि 2 आदमी ओनली व्हाइट क्लॉथ को वॉशिंग करके हर्डा करेगा। जी, मतलब पूरा असेंबली लाइन हो गया है अभी। हाँ, फिर जो है हमारा 3 कलर का प्रिंटिंग होता है। उस 3 कलर के प्रिंटिंग को हम ये अगर साड़ी बनानी है तो वो पहले हम जमीन के ऊपर बैठ के प्रिंटिंग करते थे हमारे बाप दादाओं के टाइम। मैंने भी किया है, मैं 76-77 की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जब डिमांड बढ़ी तो 3 मीटर का एक टेबल लगवाया था, उसके अंदर 2 पार्ट में प्रिंट होता था। फिर उसके बाद फिर बड़ी डिमांड तो वो बड़ा टेबल लगाया। आज 8 मीटर का एक टेबल लगाया है, इसके ऊपर पूरी साड़ी लगा देते हैं और वो पिन से लगा के उसके ऊपर तीनों कलर एक साथ प्रिंट कर लेते हैं। थोड़ा एक जल्दी होता है मगर फिर उसको रखना है, फिर डाइंग करना है, फिर वॉशिंग करना है, फिर उसको बॉइलिंग करना है, जब तब जाके वो तैयार होगा। तो आज थोड़ा ये क्या है कि एक साड़ी प्रिंट करने में हमें 2 घंटे लगेंगे क्योंकि उसके अंदर 3 आदमी साथ में लगेंगे और उसको जल्दी उतारना है क्योंकि उसके बाद हमको दूसरी साड़ी भी प्रिंट करना है। मगर उसका जो साइकिल है वो हमको 20-25 दिन चलेगा। उसके अंदर व्हाइट कपड़े वाला भी आएगा, हर्डे वाला भी आएगा, फिर इसके ऊपर प्रिंटिंग तो एक साथ हो जाएगी। फिर उसके अंदर डिपेंड है कि डिजाइन के ऊपर डिपेंड है। जैसे मैंने आपको जो साड़ी दिखाई अभी, वो मैंने 12 दिन खाली प्रिंटिंग में निकाले हैं। वाव, इतना बारीक काम होगा। हाँ, बारीक काम है। जी जी जी, बराबर बराबर। सुरेश भाई, आप बताइए आपके बिजनेस में क्या चैलेंज है? तांगलिया में क्या चैलेंज आपको दिखते हैं? देखो, हमारा जो काम है तो मेरा डाइंग का है, यान का और फैब्रिक का। तो उसमें ऐसी चीज है कि भाई अगर फैब्रिक डाइंग उसमें भेजा है सिल्क का और हमको वो चीज कॉटन पे करनी है तो ये मेरे को थोड़ा वो लगता है कि भाई ये कुछ है करने जैसा है इसमें। तो काफी सारी ये चीजें, और सुरेश भाई और ने बताया अभी कि भाई केमिकल और नेचुरल आज के जनरेशन में ये चल रहा है। तो वो भी बात सही है क्योंकि बहुत सारी पार्टियां मेरे को ऐसे बोलती है भाई आप इतना फैब्रिक महंगा बेचते हैं और वो इतना सस्ते में मिल रहा है, लेकिन कस्टमर को ये पता नहीं है कि नेचुरल कौन सा है और केमिकल कौन सा है। क्योंकि जो नेचुरल के कलर और आप केमिकल के कलर देखोगे ना, दोनों फैब्रिक साथ में अगर रखोगे भी तो भी अलग हो जाएगा नेचुरल का। कैसे फर्क पता चलेगा? जैसे मुझे नहीं समझ आता है, आप मुझे कैसे समझाओगे? देखिए, आप केमिकल के कलर तो सब देखे ही होंगे, ब्राइट होते हैं, एकदम ब्राइट होते हैं ना। हाँ, वो एकदम ब्राइट होते हैं और हमारे जितने भी नेचुरल के कलर हैं वो मतलब पूरे एक अलग फील देते हैं। देखने से आप देखोगे ना तो आपको खुद को पता चलेगा कि नहीं ये कुछ चीजें अलग है। हाँ, हाँ। नरेश भाई, फाल्गुनी जी, मैं बोलूं? जी बताइए। कलर ऐसे भी निकले हैं कि जो नेचुरल के बिल्कुल जैसे ही लगेंगे। आजकल नहीं।
लोगों ने हाँ इतने कलर बना लिए हैं, जो शेड चाहिए वो मिल जाता है। हाँ, नहीं वो आपकी बात हाँ भाई सही है, बात सही है। वही वही हिसाब से पार्टी आज वो कर रही है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और वो बात भी सही है, वो भी चैलेंज आता है। हाँ। नहीं वो, लेकिन एक एक ऐसी भी चीज है ना, तो क्योंकि हम जो नेचुरल की फील होती है वो तो भाई अलग ही होती है। आपको भी पता है, मेरे हाँ, को भी पता एक है। हाँ, मैं एक बात वो बताता हूँ। वो उसकी जो स्मेल है अ- वो अलग है। अलग अलग उसकी है, हाँ नेचुरल अलग की है, जो स्मेल है वो अलग आएगी, केमिकल की स्मेल अलग आएगी। अलग आएगी, हाँ अलग आएगी, बस बस अलग आएगी, वो सही है। वो ओके। उसकी पहचान है। हाँ सबसे बड़ी पहचान वही है, सही है। ओके ओके, व्हाट एल्स नरेश भाई? और हेलो। कोई डिफिकल्टी और कोई चैलेंज है आपके? चैलेंज तो मैम चालू ही रहता है, कंटिन्यू। मेरा क्या है, वो प्रोसेस चालू रहता है, तो हर हर टाइम कुछ नया करने का। जैसे कोई भी कलर सेट है तो वो करते हैं, तो वो हमारे लिए एक चैलेंज वाली चीज होती है, क्योंकि कलर पैटर्न बनाना है, नया पैटर्न बनाना है, तो उसको थोड़ा समय लगता है जी। कोई भी चीज सेट करने में। क्योंकि पहले सैम्पलिंग के तौर पे होता है, फिर बल्क में होता है, जैसे कि प्रोडक्शन में। तो वो सेट करने में थोड़ा हमारे लिए चैलेंज जैसी चीजें होती है। बाकी तो अभी तो मार्केट चैलेंजेस क्या है? ये आपके इंटरनल बिजनेस चैलेंज हो गए, राइट? कि मेरे को कुछ नया ट्राई करना है, इनोवेट करना है, और वो एक चैलेंज अलग हो गई। बाकी बाहर मार्केट में आपके बिजनेस को सरवाइव करने के लिए, आपके क्राफ्ट को सरवाइव करने के लिए आपको क्या कोई दिक्कत है या नहीं है, या सब बढ़िया? दिक्कत तो मैम ऐसा है कि अभी मैंने आपको बोला कि नेचुरल केमिकल कलर में या फैब्रिक में, तो अंडरस्टूड। वो थोड़ा है। हाँ, और लेकिन इतना विश्वास है हमको कि हमारी जो भी चीजें देखता है, हम्म। तो उनको ये पता चलता है कि भाई ये नरेश भाई ने किया हुआ है कलर पैटर्न। क्योंकि अब्दुल भाई ने बोला कि कलर अभी नेचुरल जैसे ही निकले हैं, जी लेकिन कुछ ऐसे भी पार्टी होती हैं जो उनको नेचुरल का पूरा पूरा ज्ञान होता है, जी। तो वो भी सपोर्ट करती हैं हमको, कि भाई पता होता है कि हर कलर में सिस्टम, क्योंकि वो हमारे पास आते जाते रहते हैं, तो वो उनको आई थिंक वी हैव लॉस्ट हिम वंस अगेन। अब्दुल भाई, लॉकडाउन में क्या फर्क पड़ा? लॉकडाउन में काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि बिजनेस तो बिल्कुल अभी ठप पड़ा है। जी। और 2 महीना तो बिल्कुल काम ही नहीं कर पाए। और जो लोग हमारे साथ काम करते थे उनको काम भी चाहिए, क्योंकि बगैर वो खाली बैठेंगे तो उनका दिमाग भी काम नहीं करेगा और क्या क्या सोचेंगे। तो फिर धीरे धीरे हमने क्यों इंडियन मार्केट के अंदर सर्च करना शुरू किया, मगर जो हमारे पास ऑर्डर थे वो सब कैंसिल होने लगे। मैं ज्यादातर फैब इंडिया के साथ काम करता हूं, तो फैब इंडिया के ऑलमोस्ट ऑर्डर कैंसिल हो गए। फिर एक हमारा बायर है माइवा हैंड प्रिंट्स करके, कनाडा का। ओके। उन्होंने एक ऑर्डर दिया था, वो उन्होंने कहा कि मेरा ऑर्डर आप चालू कर सकते हो, तो वो हमने थोड़ा थोड़ा शुरू किया है। मगर अभी मार्केट के अंदर जाएं, मार्केट का अगर हम 22 मार्च से अभी तक का इंडिया के लेवल के हिसाब से देखें तो बिल्कुल नहीं है। ऑर्डर बिल्कुल नहीं है, डिमांड कुछ भी नहीं है। हाँ है डिमांड उस चीजों की जो उसकी नकल में आ रही है, जो सस्ती है, क्योंकि लोग घर के अंदर ही बैठे हैं, बाहर निकलना भी मुनासिब भी नहीं है, अभी मुनासिब भी नहीं है। तो वो लोग घर से बाहर भी कम निकल रहे हैं, और जो चीजें सस्ती मिल रही हैं क्योंकि घर के अंदर ही पहनना है, तो वो उस चीजों की डिमांड ज्यादा है। और वो अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, इतना भी ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। बाकी ये जो अजरक का जो रेगुलर काम है उसके अंदर काफी फर्क पड़ा है। बहुत फर्क पड़ गया है हाँ, अभी। बहुत फर्क पड़ गया। जी जी। सुरेश भाई, आपका क्या सिचुएशन है तांगलिया में ये लॉकडाउन में? मेरा मेरा भी सेम सिचुएशन है, जैसे अब्दुल भाई ने बोला। ऑर्डर भी मेरे पास भी थे, वो भी सब कैंसिल हो गए। अभी 1 या 2 ऑर्डर चालू है। जैसे दिल्ली में जयपुर है, उनका ऑर्डर था। उनका ऑर्डर मैंने 7 या 8 दिन पहले, लॉकडाउन से 7-8 दिन पहले ही मुझे ऑर्डर मिला।
जी। तो उस कारण वो ऑर्डर चालू हो गया था। उन्होंने नहीं फिर बोला, उन्होंने मुझे एडवांस भी दिए, मैंने काम भी चालू कर दिया, अभी तक उनका काम चालू भी है। जी। और जो मैं जैसे खुद का जो मार्केट में बेच रहा था, जो खुद अपनी एडवर्टाइज है, वो पूरा काम अभी तक बंद पड़ा हुआ है। जैसे मैं दूसरे वेबसाइट के साथ भी काम करता हूँ, ऑनलाइन भी काम कर रहा हूँ, तो उनके साथ अभी तक कुछ नहीं हम बेच पा रहा हूँ। ओके, ओके। मेरे आप साथ भी मेरे अंकल काम करते दो, फिर उनका काम मैंने चालू रखा है, अभी तक बंद नहीं होने दिया है। मैं कुछ ना कुछ हम बना रहे हैं, नया ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी बंद कर दे। हम नई नई चीज बना रहे हैं। मेरा छोटा भाई है जो मैसूर में पढ़ाई करके है, वो भी नई नई चीज बना के हम एक्सपेरिमेंट ज्यादा कर रहे हैं फिर अभी, नई नई डिजाइन भी बना रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। वो बात आपने बहुत अच्छा बोला, ऑनलाइन एक वर्ड आपने यूज किया और आपने ये बात किया कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप दोनों के हिसाब से जो ये ट्रेडिशनल आपका क्राफ्ट सालों से, सदियों से चला आ रहा है, रादर इतने सालों से चल रहा है, आपको क्या लगता है कि मार्केट में सरवाइव करना है अगर किसी को, तो टाइम के साथ तो चलना पड़ेगा, समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। तो आप अपने आप को अपग्रेड कैसे करते हैं? आप किस तरह से आप अपने आप को टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, एक तो ये मैं देख ही रही हूँ कि हम लोग जूम पे बात कर रहे हैं, विच इज मोबाइल का, अदरवाइज वेयर वाज द चांस, राइट? बट साथ साथ में आप कैसे अपग्रेड करते हैं अपने आप को ताकि मार्केट डिमांड को आप केटर कर पाए? सुरेश भाई तो आधोई में है, मैं धमड़का में हूँ। हमारे यहाँ इंटरनेट बहुत कम मिलता है, फिर भी आज हम ये लाइव हैं, ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, इक्वली। अभी क्या है कि पहले तो जिसको भी कुछ खरीदना था या कुछ लेना था, ऑर्डर देना था, तो या तो हमारे को उसके पास जाना पड़ता था या वो हमारे पास आके डिजाइन देख के उसके अंदर कलर में जो भी वेरिएशन करना है वो करके दे जाते थे। जैसे हमने अर्चना शाह के साथ काम शुरू किया था 82, 83, 84 से, तो उनको डिजाइन दिमाग में था और वो कलर उनको मालूम था, तो वो लिख के यहाँ वहां से भेज देते थे, तो हम समझ जाते थे। तो एक तो ये सिस्टम था पहले। फिर अभी जो इंटरनेट का जमाना आया, इसके अंदर काफी इजी हो गया। जो भी आपको चाहिए उसके अंदर कलर भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ उसके अंदर, डिजाइन भी, बॉर्डर आपको चेंज करना है, बॉडी चेंज करना है, जो भी करना है वहां का वहां लगा के उसको मिक्स एंड मैच करके कलर बदल के आपको भेज देते हैं। आप उसका सैंपल बना के आप उसको दिखा सकते हैं और उसके अंदर काम शुरू हो जाता है। तो ये जो ट्रैवलिंग वगैरह जो भी था वो एकदम खत्म हो गया और सीधे के सीधा उसी टाइम उसका कांटेक्ट हो गया, वो वहां बनना शुरू हो गया, 8 दिन के 10 दिन के अंदर उसके सामने रिजल्ट आ गया। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत फायदा कर रही है। और अभी लॉकडाउन के अंदर जो ऑनलाइन का जो अभी कुछ लोग हैं जो उसको घर के लिए चाहिए, तो वो लोग कांटेक्ट करते हैं और फोटो मंगवाते हैं, हम यहाँ से फोटो भेजते हैं, वो वहां देख के उसमें पसंद करके वो मंगवा लेते हैं। तो ये एक इजी हो गया है, बहुत अच्छा हो गया, फायदा है। हाँ। सही है। सुरेश भाई, आपका क्या कहना है? मेरा तो बहुत ही टेक्नोलॉजी में, मोबाइल के बिना मेरा कुछ काम ही नहीं होता है। अभी जो भी काम है हो रहा है अभी मोबाइल के ऊपर ज्यादा काम है। अभी जैसे जयपुर के साथ काम कर रहा हूँ ना, वो लोग वीडियो कॉल से ही पूरा हमारा काम अभी देख रहे हैं। राइट, राइट। मैं पूरा डिजाइन भी वीडियो कॉल से दिखा देता हूँ, अभी क्या चालू है, अभी नया डिजाइन हम चालू कर रहे हैं, तो ज्यादातर ईमेल से भी काम हो जाता है, व्हाट्सएप भी हो जाता है। वो लोग मुझे कलर क्या है, हमने पहले जो एक कलर थीम बना लिया है, उनके पास भी वो कलर थीम पड़ा है, मेरे पास भी है, और उनका सबका हमने कोड नंबर दे दिया है। वो लोग कोड नंबर के हिसाब से चल रहे हैं, मैं भी उस हिसाब से चल रहा हूँ। उस कारण सब टेक्नोलॉजी के कारण घर पे ज्यादा फास्ट काम हो रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम बिजनेस के लिए कितना अच्छे से यूज कर पाते हैं? एक चीज तो ये है कि डिजाइनर आता है, काम देता है, डिजाइनर अपना प्रोडक्ट बनाता है जो एक सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है।
दूसरा ये होता है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर हो गए, कि बहुत ही इंटरनेशनल चीज आपने कुछ बनाई एंड वो लोग आके लेके चले गए। तीसरा ये होता है कि आप खुद से नया एक प्रोडक्ट बनाएं और डायरेक्ट आप उसको सेल करें। तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे आर्टिसन, क्राफ्ट्समैन वगैरह को किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और ये टेक्नोलॉजी की मदद से खुद मिलना चाहिए कंज्यूमर को? उसके अंदर एक बात है जी, आर्टिजन, अभी अभी वो नरेश भाई ने भी बताया और सुरेश भाई भी बता रहे हैं और मेरा भी यही है कि जो लोग अच्छे आर्टिजन हैं वो कुछ चीज बनाते हैं जी, और उसका जो खर्चा लगता है वो उसके हिसाब से वो एक प्राइस तय करते हैं। जैसे कि एक साड़ी का प्राइस 4,000 तय किया, जी, मगर अभी जो कुछ नए स्टूडेंट जो सोमैया विद्या से या कुछ वहां से पढ़ के आए हैं लोग, वो क्या सोच रहे हैं मेरी समझ से बाहर है कि या उनका कैलकुलेशन नहीं है, वो लोग आधे दामों में अभी कर रहे हैं। तो जो आर्टिजन बनाएगा, जो उसकी मेहनत जो लगेगी, उसका कॉपी करके सीधा आधे में बिकेगा तो उसका क्या मतलब हुआ? करेक्ट। तो प्राइस पॉइंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्राइस पॉइंट सबसे बड़ा इशू है, राइट? हाँ, प्राइस पॉइंट सबसे बड़ा इश्यू है। और वो लोग क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। वो लोग कहीं से प्रिंटिंग करवा लेते हैं, कोई डाइंग करता होता है तो भाई एक मेरा पीस तो डाइंग कर दे, उस तरीके से कहीं बॉइलिंग कर रहा होता है तो भाई एक पीस तेरे साथ एक पीस मेरा डाल दे, उसको तो खर्चा आना नहीं है और उनको मार्केट तोड़ना है। ये प्रॉब्लम है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो अब मुझे लगता है कि इंटरनल कंपटीशन काफी है, ऐसा हो गया है। काफी है, काफी है। और दूसरी बात ये है कि ये जो जितने स्टूडेंट अभी पढ़ के निकल रहे हैं जी, अभी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो वो ये उनको ही ऐसे हाईलाइट कर रही हैं जैसे कच्छ के अंदर आर्टिजन वो ये बाकी सब मर गए। एकदम सही, करेक्ट बात बोली उन्होंने। राइट, राइट, समझ रही हूँ मैं आप क्या कह रहे हो। करेक्ट, करेक्ट। पर जो ये देखो देखो हमको हार्ट तब हो रहा है क्योंकि मेरे फादर ने इस जो रिवाइव किया नेचुरल डाइज को और इंडिगो को, और ये जब हमने दोबारा रिवाइव किया है उसको पकड़ इसको प्रोडक्शन के अंदर लाने के लिए हमको कम से कम 15 से 18 साल लगे हैं। जी, जी, तब जाके ये प्रोडक्शन में आया है और प्रोडक्शन में आने के बाद सबके लिए रास्ता एक खुल गया। गुर्जरी का काम 74-73 में जब शुरू हुआ तब हमारे पापा ही ओनली काम करते थे और धीरे धीरे बढ़ते गए और पूरा गांव उसके साथ गुर्जरी के साथ काम किया। मगर फिर वो गुर्जरी के अंदर क्या हुआ कुछ मालूम नहीं, सब खत्म हो गया। मगर एक टाइम वो था। जी, 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 आई एग्री, आई एग्री। सुरेश भाई, आपका क्या कहना है? मेरा भी सेम सिचुएशन है। मैंने जब चालू किया ना तब कंपटीशन में कोई नहीं था, उस कारण मैं ठीक चल रहा था। और अभी लोग केमिकल यार्न लेके आके कुछ चीजें बना के बेच रहे हैं ना। मैं जैसे साड़ी 8,000 में बेच रहा हूँ और डायरेक्टली 4,000 में बेच रहे हैं। और सामने पार्टी कोई ग्राहक भी पता नहीं वो भी क्या देख के ले रहा है। मैं जो काम कर रहा हूँ उसके अंदर मैंने 5,000 टांगलियां डाले हुए हैं। वो भी साड़ी है। जो दूसरा एक व्यूवर बना रहा है साड़ी, उन्होंने सिर्फ 2,000 टांगलियां डाला है, वो भी साड़ी है। करेक्ट। तो कस्टमर यही देख रहा है कि साड़ी तो मैं ले रहा हूँ, मुझे टांगलिया की साड़ी मिल गई, मुझे 4,000 में साड़ी मिल गई, और मैं ट्रेडिशनल मोटिव ऐसे ऐसे में करके डाल रहा हूँ। पता नहीं ग्राहक क्या अभी सोच के ले रहा है। वो भी मार्केट में वही प्रॉब्लम ज्यादा है। So, मेरे हिसाब से दोनों का सॉल्यूशन तो वही है कि ग्राहक को पता होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे कि आपको जो मतलब अगर मैं 8,000 भी ले रही हूँ वो साड़ी के, तो उसमें मुझे 4,000 टांगलियां मिल रहे हैं, वो बताना जरूरी है, राइट? और यहाँ अगर मैं अजरक का बहुत ही बारीकी वाला एकदम उम्दा काम हम बेच रहे हैं तो वो भी बताना उतना ही जरूरी है।
तो ग्राहक समझेगा शायद, राइट? वो तो हर किसी को, आई थिंक ये नॉर्मल बिजनेस जैसा हो गया फिर। आपको बताना पड़ेगा, बताओगे नहीं तो नहीं बिकेगा, वैसा सही बात। और ग्राहक भी पता नहीं, कभी कभी जैसे कोई नया अभी आर्टिजन जगह है, वो कुछ चीज बना रहे हैं और मार्केट में डाला, वो पहले तो क्या है, वो मार्केट तोड़ने के लिए वो सस्ते दाम में बेच रहे हैं क्योंकि उनका आगे जाके काम मिले। परंतु ओरिजिनल टांगलिया जो होता है और जो अभी जो टांगलिया डाल रहे हैं उसमें इतना सारा अंतर है। जैसे कोई, मैं यही एक पीस दिखा रहा हूँ, जैसे ये मैंने ये डिजाइन बनाया है जी, ये दोनों साइड से देखें सेम ऐसा डिजाइन आपको लगेगा। अभी जो बना रहे वो डिजाइन, उसका जो सेटिंग होता है, ये टांगलिया यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, वो नहीं देख रहा है कोई, ये डिजाइन पूरा बिगड़ गया है। करेक्ट। फिर ये टांगलिया है ना, जो हम एक बार डालते हैं ना, ये पूरा कपड़ा फट जाएगा, परंतु ये डिजाइन कभी नहीं निकलेगा टांगलिया का। जो अभी जो आर्टिजन डाल रहे हैं ना, वो ऐसे यहाँ से एक धागा लेके खींचेंगे ना तो निकल जाता है टांगलिया। करेक्ट। सो वर्कमैनशिप पे है कि प्राइस वगैरह वो सब, किसका क्राफ्ट इतना अच्छा है, कितनी मेहनत कर रहे हो, उस पे डिपेंड करता है कंप्लीटली, राइट? जी जी जी। सो आई थिंक अब हमारा टाइम खत्म होने जा रहा है। वी हैव ऑलमोस्ट स्पोकन फॉर एन आवर नाउ। एक लास्ट अगर चीज आपको ग्राहकों को बताना हो, बिकॉज हमारे दर्शक यहाँ पे जो हैं वो बहुत सारे कंज्यूमर्स ही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ एक बात अगर आपको उनको कहनी हो तो, जब अब्दुल भाई एंड सुरेश भाई। हम तो यही कहेंगे कि भाई ये जो हाथ का काम है और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, तो आप भी उसको पसंद करें। हाथ का काम, और हाथ का काम समझ के उसको जान के लेना चाहिए। जी जी जी। सुरेश भाई? क्योंकि उसके अंदर बोलिए अब्दुल भाई, बोलिए। हाँ बोलो, आई बोलो, आओ सही हो पूरो। नहीं तुम्हें बोलो। जो जान के लेगा, जो समझ के लेगा, क्योंकि जो ये जो जितने हाथ से काम करने वाले हैं वो घर बैठ के काम करते हैं, उसके अंदर काफी सारे लोगों को उसके अंदर रोजी मिल रही है जी। और जो स्क्रीन है वो तो एक दिन में कई मीटर या कई वो डिजिटल है, वो कई 1000 मीटर प्रिंट हो जाता है जी। उसके अंदर 4 आदमी वो 1000 मीटर कर सकते हैं, और इसको 1000 मीटर करने के अंदर 20 आदमी लगेंगे। तो ये 20 आदमियों को रोजी रोटी जो मिल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको इसकी हाथ के काम की कदर करते हुए हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुरेश भाई? बस सेम मेरा ही वही सिचुएशन है कि कोई भी कस्टमर खरीद रहे, आप डायरेक्ट ही जैसे व्यूअर है उनसे ही कांटेक्ट कीजिए और उनसे ही खरीदिए, क्योंकि बीच में जो भी जैसे ग्राहक और जैसे कस्टमर है और बीच में जो जैसे व्यूअर है, उनके बीच में जो पैसे का अंतर हो जाता है, और डायरेक्टली प्रॉफिट है ना हमें जो व्यूअर को ही मिलता है। बीच में जो भी एक होता है वचोटिया वो निकल जाता है, उस कारण हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। और आने वाले टाइम में भी वो लोग आके विजिट करके, मैं तो यही कह रहा हूँ, आप जब भी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए कोरोना, आप डायरेक्ट आके हमारा डेमो देखिए, हमारा काम कैसा है। ये जो हम चीज बना रहे हैं ना, हमारे एक चीज बनाने में हमारे पूरे परिवार का सपोर्ट होता है। जैसे मेरी मम्मी है, ये पूरा ताना बनाती है, हम खुद वीविंग करते हैं, मैं, मेरे पापा, मेरे छोटा भाई, मेरे अंकल है, हम वीविंग करते हैं। फिर फिनिशिंग का काम होता है, मेरी वाइफ करती है। हम पूरा डेमो उनको दिखा सकते हैं कि हमारे घर में कैसे कैसे, क्योंकि डायरेक्ट हमें ज्यादा रोजी मिले और काम भी ज्यादा मिले। मैं डायरेक्ट कस्टमर को यही कहूंगा कि आप डायरेक्ट हमें कांटेक्ट करके हमें डायरेक्ट ही ऑर्डर दीजिए। फैंटास्टिक सुरेश भाई, एंड इट हैज बीन बहुत ही मजा आया आप दोनों से बात करने के लिए। नरेश भाई आते जाते रहे, लेकिन आप तीनों से बात करके ये जरूर समझ में आया कि ग्राहक या दर्शक जो भी देख रहे हैं, वो एक तो पहले कीमत समझे कि कितना टाइम लगता है ये चीज बनाने के लिए, कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है आपको ये तांगलिया बनाने के लिए या अजरक बनाने के लिए, और उसकी पहचान करना उतना ही जरूरी है कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा फेक है। तो कम दामों के चक्कर में कहीं और ना चले जाएं,
बट डायरेक्टली आर्टिसन के पास से आप लेंगे तो आप ही को फायदा होगा, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म है, आपके पास रहने ही वाला है। तो हैंडलूम डे के रहते रहते 7 तारीख को हैंडलूम डे है, तो हम भी चाहते हैं कि आप अगर खरीद पाए तो ओरिजिनल हैंडलूम वीविंग खरीदिए, अजरक प्रिंट्स खरीदिए, लेकिन ओरिजिनल खरीदिए।